Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, from this session we are going to start the classification of angiospermy, जिसमें आपके सिलेबस के अंदर 6 क्लासेस शामिल की गई हैं जिनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेन फोकस हमारा रहेगा उन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो बोर्ड के क्वेश्चंस में ज्यादा रिपीट होते हैं, और आप भी कंसंट्रेट कीजिएगा इन टेक्निकल टर्म्स को समझने के लिहाज से ये आसान है, और इंशाल्लाह ताला आपको मैं मजीद आसान तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, कुछ शॉर्टकट टिप्स भी बताऊंगा ताकि आप इनको और अच्छे तरीके से याद कर सकें। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट फैमिली हमारे सिलेबस में जो शामिल की गई है। दिस इज रोजेसी। ऑलराइट, इसके नाम से तो आप सब वाकिफ हैं और ये भी जानते हैं कि ये मशहूर किस वजह से है, गुलाब के फूल वाला ग्रुप। ऑलराइट, सो गुलाब की फैमिली, दिस इज रोजेसी, और इसका जो मशहूर तरीन मेंबर दैट इज रोजा इंडिका, रेड रोज जिसको हम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो आगाज करेंगे इसका वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट से। हाउ मेनी जेनरा एंड हाउ मेनी स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। तो आपकी बुक की स्टेटमेंट को मैं यहां पे लिख रहा हूं। Genera that have been discovered, they are 100, all right, and species that have been discovered, they are 2000. लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कितने जेनरा और कितनी स्पीशीज मौजूद हैं। all right, इसके लिए हम लिखते हैं इन पाकिस्तान we have almost 29 genera and 213 species. all right students, अब ये जो फिगर्स हमने लिखे हैं ये आपकी बुक के ऊपर दिए गए हैं, लेकिन याद रखिएगा वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा भी पॉसिबल है कि मजीद हाइब्रिड्स बने हों, और ये भी पॉसिबल है कि मजीद स्पीशीज डिस्कवर हुई हों। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सबसे पहली चीज है इस फैमिली के अंदर जो आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज के लिए अगेन एक और चीज, देयर आर द फेमिलियर प्लांट्स, और फेमिलियर प्लांट्स को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट टिप मैं यहां पे बताऊंगा, याद रखिएगा। फेमिलियर प्लांट्स जिनको आप जानते हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स एक वर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखने के लिहाज से शायद इसकी कोई सेंस ना बने या ये कोई अंग्रेजी की इस्तिलाह नहीं होगी, लेकिन आपको याद रखने में जरूर मददगार होगी। दिस इज पायरोमैथ। ऑलराइट, दिस इज द शॉर्टकट टिप, और अब जरा देख लें कि ये है क्या। पायरस, रोजा, मेलिस और फ्रेगेरिया। राइट स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज पायरस। इनके जो जनरल नाम जिनका आपको पता है वो भी हम लिख लेते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये क्या है। दिस इज द ग्रुप ऑफ पियर, नाशपाती। रोजा, अंडरस्टूड है, रोज। मेलिस, आपकी किताब में इसको मेलिस लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा दिस इज द ग्रुप ऑफ एप्पल, जो सेब है। और फिर फ्रेगेरिया, दिस इज द ग्रुप ऑफ स्ट्रॉबेरी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दीज आर द फेमिलियर प्लांट्स जिनको आप जानते हैं, यानी ये तमाम पौधे जो फूलदार और फलदार होने के साथ साथ बीज भी प्रोड्यूस करते हैं, दीज प्लांट्स दे बिलोंग टू द रोजेसी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ जो चीज आप याद रखेंगे दैट इज अबाउट द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, अब यहां से टेक्सोनोमिकली याद रखने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आप वो खसूसियात याद रखेंगे जो पौधे की खसूसियात आपको प्रोमिनेंटली नजर आ रही हैं। ऑलराइट, यानी इसका तना कैसा है, इसके पत्ते कैसे हैं, इसकी जड़ें कैसी हैं, इसकी ओवरऑल शक्ल आपको किस तरह की नजर आ रही है। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज इसके कंपैरिजन में आपने याद रखनी है, देयर आर द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से याद करने में दुश्वार होते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर आपको इनकी समझ आ जाए तो फिर आपको ये भी याद रखने में कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एक और शॉर्टकट, दैट इज PSL। ऑलराइट, और PSL से यहां पे कतन वो मुराद नहीं है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन याद रखने के लिहाज से आपको जरूर आसानी होगी। स्टूडेंट्स, P फॉर द प्लांट हैबिट, प्लांट हैबिट से क्या मुराद होती है कि पौधा आपको नजर किस तरह का आ रहा है, इसकी शक्लो शबाहत कैसी है। तो इसके लिए याद रखिएगा ट्रीज
herbs और shrubs. Alright students, तो दरख्त हो सकते हैं, झाड़ीनुमा पौधे हो सकते हैं और उसके साथ ही साथ ऐसा भी पॉसिबल है कि जड़ी बूटियां हो. तो ये सब के सब फॉर्म्स आपको किस में नजर आ रही हैं? रोजेसी के मेंबर्स के अंदर. फिर उसके बाद S stands for the stem. Alright, इसके लिए बस एक ही जुमला काफी है. Stem is spiny and shrubs. और इसकी अगर हम तफसील देखें स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा जो गुलाब का पौधा इटसेल्फ है वो झाड़ी नुमा पौधा कहलाता है और उसके स्टेम के ऊपर आपको कांटे भी नजर आते हैं. इसी वजह से ये मुहावरा भी बनाया जाता है कि गुलाब के साथ कांटे भी मौजूद होते हैं. तो ये कांटेदार खसूसियत इसके स्टेम की मॉर्फोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है यहां पे. फिर उसके बाद L for the leaves. ऑलराइट स्टूडेंट्स, पत्ते. अब अगर हम मॉर्फोलॉजी देख रहे होते हैं और उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करें तो हमें दो चीजें याद रखनी है कि इसके पत्तों की अरेंजमेंट क्या है और इनके पत्तों का जो लीफ लेमिना है वो किस तरह का है. तो ये बात भी याद रखिएगा. लीव्स आर alternate, rarely opposite. ऑलराइट, अब ये अरेंजमेंट की बात हो रही है. अल्टरनेट क्या है कि एक पत्ता एक साइड पे मौजूद है, दूसरा उससे थोड़े से डिस्टेंस पे ऊपर जाके मौजूद होगा और तीसरा पत्ता फिर उससे थोड़े से डिस्टेंस पे ऊपर जाके मौजूद होगा. तो एक स्पाइरल अरेंजमेंट अगर बना रहे हैं ये मेन स्टेम के ऊपर तो इसको हम कहेंगे दिस इज द अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स. फिर इसके साथ जो दूसरी चीज है ऑपोजिट. ऑपोजिट का मतलब क्या होता है कि दोनों लीव्स एक ही पॉइंट से लेकिन आमने सामने डेवलप हो रहे हो, तो दिस इज नोन एज ऑपोजिट फॉर्मेशन ऑफ द लीव्स. फिर उसके साथ स्टूडेंट्स जो चीज आपने याद रखनी है दैट इज either the leaves are simple or compound. सिंपल से क्या मुराद है? ऐसा पत्ता जिसका लीफ लैमिना डिवाइडेड नहीं है. लेकिन यह भी याद रखिएगा बाज़ औक़ात वो पत्ते जो हैं डिवाइडेड नहीं होते, तकसीम शुदा नहीं होते, लेकिन उनके जो किनारे हैं उनके ऊपर छोटे छोटे आपको आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हुए नजर आते हैं और उसको हम कहते हैं इस तरह के पत्ते को टुथ्ड लीव. ऑलराइट, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पास कंपाउंड लीव्स हैं ये क्या है कि अगर एक ही लीफ लैमिना मजीद छोटे छोटे लीफलेट्स में तकसीम होना शुरू हो जाए तो इस तरह के लीफ को हम कहेंगे दिस इज अ कंपाउंड लीफ. और फिर उसके दरमियान में जो मिड रेब वाला स्ट्रक्चर है दैट विल बी नोन एज रैकस. ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यही चीज चलें यहां पे भी लिख लेते हैं. स्पाइन्स प्रेजेंट ऑन द रैकस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाले फीचर्स आप मेनली याद रखेंगे. उसके बाद फिर आगे वो स्टिप्यूल्स का मौजूद होना या ना होना ये एक अलग फीचर है. एडिनेट होना या उसके साथ जो लीफ स्टाक है वो मौजूद होना ये डिफरेंट फीचर्स हैं. लेकिन मैंने जैसे आपको आगाज में कहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपने याद रखने हैं उनका हम जिक्र यहां पे ज्यादा डिटेल से करेंगे. ऑलराइट, फिर इसके साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट फीचर जो है देयर आर द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स. जी स्टूडेंट्स, अब फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में याद रखिएगा कि फूल के लिहाज से जो खसूसियात आपने स्टडी करनी है जो कि हर एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स को दूसरे ग्रुप से डिस्टिंक्ट बना रही है, यानी हर फैमिली की दूसरे फैमिली से कुछ डिफरेंसेस हैं, इसकी बुनियाद पे हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है. तो पहली चीज जो यहां पे याद रखेंगे दैट इज इनफ्लोरेसेंस. ऑलराइट, अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनफ्लोरेसेंस है क्या चीज. इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सेस. ऑलराइट, यानी कि वो स्टेम वाला पार्ट, असल में फ्लावर्स क्या है, दे आर द मॉडिफाइड शूट्स. तने की ही फर्दर मॉडिफिकेशन हुई है और फूल बन गए. तो ये बात याद रखिएगा कि फूलों की जो अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस. अब ये इनफ्लोरेसेंस मुख्तलिफ इकसाम की होती है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट टाइप्स की इनफ्लोरेसेंस ऑब्जर्व की गई है. यहां पे हम स्टडी करेंगे रोजेसी के एतबार से. तो यहां पे भी स्टूडेंट्स इनफ्लोरेसेंस को याद रखने के लिए पहले शॉर्टकट और फिर उसके बाद डिटेल्स. इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक वर्ड है दैट इज सोरासिस. ऑलराइट, अगेन द सेम थिंग गोज फॉर इट कि इसका कोई अंग्रेजी का मतलब शायद ना हो, ये कोई लफ्ज नहीं बन रहा, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है.
ताकि आप इन्फ्लोरेसेंस ऑफ रोजेसी को याद रख सकें। अब स्टूडेंट्स देखते जाइएगा कि ये है क्या असल में। इट गोज फॉर सॉलिटरी inflorescence, SO, the first part. All right. The second one is racemose or racemose inflorescence. और फिर उसके बाद the third one goes for the cymose cluster. All right. All these three are different types of inflorescences. यानी कि फ्लावर्स की फ्लोरल एक्सेस के ऊपर जो अरेंजमेंट है, जो तरतीब है, उसकी ये इकसाम है। All right. अब इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो सबसे पहले नंबर पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, दैट इज सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, यानी फ्लोरल एक्सिस के टॉप पे एक ही अगर फूल नजर आ रहा है तो दैट इज सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। फिर दूसरे नंबर पे हमने लिखा है रेसिमोज। रेसिमोज या रेसमोज का मतलब क्या होता है कि फ्लावर्स जो हैं वो नीचे से लगना शुरू हुए और फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है। सबसे पुराने फ्लावर सबसे नीचे आपको नजर आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ऊपर नए और यंगर फ्लावर्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज नोन एज रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। ऑलराइट, लेकिन ये कब होगा? जब इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हो फ्लोरल एक्सिस की। दूसरी तरफ हमें जो चीज नजर आ रही है दैट इज साइमोज क्लस्टर। ऑलराइट, साइमोज क्लस्टर के अंदर क्या होगा? डिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ द फ्लोरल एक्सिस, और यहां पे जो फ्लावर सबसे पहले ग्रो किया था वो आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा होगा, या अगर क्लस्टर की फॉर्म है तो इसका मतलब है आपको मिड में नजर आ रहा होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस प्रेजेंट इन रोसेसी। उसके बाद जो चीज आपने याद रखनी है दैट इज अबाउट द अपीयरेंस एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। ऑलराइट, ये क्या है? फ्लोरल फीचर। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको अगेन मैं एक पहले शॉर्टकट बताता हूं, फिर उसके बाद इसकी डिटेल। इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक वर्ड है दैट इज SSC एंड देन BAP। ऑलराइट, दिस इज शबाब। अगर हम इसको अरबी तलफ़ुज़ में लेके जाएं तो शबाब, और शबाब का मतलब क्या है? यूथ, नौजवान। अब स्टूडेंट्स आपने याद इसको किस तरह से रखना है, देखें। सबसे पहले नंबर पे है S, दैट इज फॉर द शोई। शोई का मतलब प्रोमिनेंट, ऑलराइट, कंस्पिकुअस। देन SC फॉर द सेंटेड, खुशबूदार होते हैं। देन इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल से क्या मुराद है कि एक ही फ्लावर के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं, और ये कहां पे होंगे? गेमेटोफाइट्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो चीज आप याद रखेंगे दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक रिप्रेजेंट्स द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। ऑलराइट, इसके लिए मोस्टली दो इकसाम यूज की जाती हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मुख्तलिफ फूलों में जो आपको स्टडी करने को मिलेंगी, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक। ऑलराइट, जो एक्टिनोमॉर्फिक है इसका मतलब क्या है कि दिस इज रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल कि अगर इसको किसी भी प्लेन से काटा जाए तो ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए। लेकिन जाइगोमॉर्फिक का मतलब ये होगा कि दैट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। इसको किसी एक ही प्लेन से काटा जाएगा तो वो फ्लावर दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो चीज आप नेक्स्ट याद रखने वाले हैं दैट इज फॉर द P, एंड P गोज फॉर पेरीगाइनस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये जो पेरीगाइनस की टर्म है ये भी याद रखिएगा। असल में ये एक कंपैरेटिव टर्म डेवलप की गई है कि फ्लोरल स्ट्रक्चर्स जो नजर आ रहे हैं आपको, यानी सेपल्स और पेटल्स और स्टेमन्स वगैरह, उनका क्या ताल्लुक है गायनी फ्रॉम द ओवरी, फ्रॉम द कार्पल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, इनके साथ क्या कंपैरिजन है? तो यहां पे बेसिकली ये देखा जाता है कि अगर कोई फ्लोरल स्ट्रक्चर्स वाला फूल ऐसा हो कि उसके जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं वो ओवरी या कार्पल से नीचे हैं तो उसको हम कहेंगे दैट इज हाइपोगाइनस। ऑलराइट, फिर इसी तरह अगर उससे ऊपर है तो उसको कहेंगे एपीगाइनस। तो इसका मतलब है पेरीगाइनस कहां पे है? जहां पे सारे सेम प्लेन पे, सेम लेवल पे मौजूद होंगे, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे दैट इज पेरीगाइनस फ्लावर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, जो आप लोग फ्लोरल फॉर्मूलाज की फॉर्म में याद रखते हैं फॉर योर प्रैक्टिकल्स, उसको याद रखने के लिए भी एक फ्रेज मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, दैट इज किंग कैम्पबेल is an arrogant guy towards
people. Alright students, अब ये भी याद रखिएगा कि देखने के लिहाज से शायद इस जुमले की कोई सेंस ना बन रही हो, लेकिन अगेन आपको याद करवाने के लिए ये एक और आसान तरीका है। इसमें स्टूडेंट्स याद रखें कि असल में हम किसी भी फ्लावर के जब स्ट्रक्चर्स या उसके पार्ट्स की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कैलिक्स, corolla, androecium, also known as androecium or gynoecium. Alright students, अब देखें जो जुमला हमने ऊपर लिखा है इसमें K of king it represents the calyx. Alright, फिर कैम्बल का C it represents corolla. फिर उसके बाद arrogant का A goes for androecium. फिर उसके बाद जो हमने गाय लिखा है that goes for gynoecium. और उसके बाद एंड पे हमने जो पीपल का P कैपिटल किया हुआ है, इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा it stands for the placentation. Alright, और इसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे। अब देखें जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि कैलिक्स क्या चीज है? सेपल्स, कोरोला पेटल्स, ऑलराइट, एंड्रेशियम या एंड्रोशियम द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और फिर उसके बाद गायनेशियम द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ऑलराइट। और प्लेसेंटेशन क्या होती है कि वो वाला स्ट्रक्चर जिसकी मदद से ओव्यूल जो है ओवरी वॉल के साथ जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का जो पैटर्न होगा उसको हम कहेंगे प्लेसेंटेशन। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अब देखें इनकी जो तादाद है वो भी हमने याद रखनी होती है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, ताकि हम उनको बाद में डिफरेंशिएट कर सकें। सो कैलिक्स 5 sepals, all right, and united at base. all right students, यानी कि सेपल्स हैं क्या? बेसिकली फूल के नीचे जो ग्रीन कलर की पत्तियां आपको नजर आ रही होती हैं टफ और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, दे आर द सेपल्स। यहां पे कितनी तादाद है? 5, और नीचे से जाके आपस में जुड़ी हुई नजर आती हैं, तो इस वजह से इनको लिखा है यूनाइटेड एट बेस। फिर उसके बाद कोरोला, कोरोला में भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा न्यूमरस की टर्म यूज की जाती है। न्यूमरस का मतलब बहुत ज्यादा, ऑलराइट, लेकिन बहुत ज्यादा होने के बावजूद 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 होंगे या फिर 5 के मल्टीपल्स, यानी 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से। सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 5। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एंड्रेशियम के लिहाज से याद रखें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे भी अगर आपने गुलाब का फूल देखा हुआ है तो उसके दरमियान में आपको बहुत सारे एंथर्स और बहुत सारे फिलामेंट्स नजर आते हैं। तो इसके लिए भी हम ये बात लिख सकते हैं न्यूमरस, ऑलराइट, और 5 और 10, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो ये वाली तादाद ज्यादातर मेंबर्स में जब ऑब्जर्व की जाती है तो वो पहले लिखी जाती है, लेकिन कुछ मेंबर्स में अगर बाद में भी ऑब्जर्व हो रही है तो उसको भी हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए उसको हमने साथ ऐड कर दिया। फिर उसके बाद गायनेशियम के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हमने क्या लिखना है, हाउ मेनी कार्पल्स आर देयर, ऑलराइट। उसके लिए या तो 1 कार्पल, और अगर ज्यादा हैं तो फिर हम लिखेंगे दे आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, ऑलराइट स्टूडेंट्स। इसका मतलब यह है कि या तो एक ही कार्पल है, या अगर एक से ज्यादा हैं तो वो एक दूसरे से अलहदा अलहदा हैं, जुड़े हुए या फ्यूज फॉर्म में नहीं नजर आएंगे, ऑलराइट स्टूडेंट्स। फिर इसके साथ जो चीज गायनेशियम में आपने याद रखनी होती है, इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूं सेपरेट हैं तो उस सूरत में ज्यादा होने चाहिए, ऑलराइट। अगर ज्यादा हैं तो फिर एक दूसरे से अलहदा होंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा ओवरी, ऑलराइट। ओवरी की जो पोजीशन है फ्लोरल स्ट्रक्चर्स के अंदर वो भी याद रखनी होती है। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं, सुपीरियर और sometimes inferior, ऑलराइट। अब ये भी याद रखें कि ओवरी की पोजीशन को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि पेरीगाइनस की टर्म जो है उसमें हम फ्लोरल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करते हैं ओवरी की पोजीशन के साथ या कार्पल की पोजीशन के साथ। तो यहां पे भी हम यही बात याद रखेंगे कि ओवरी की पोजीशन को फ्लोरल स्ट्रक्चर्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें। अगर ओवरी ऊपर है तो सुपीरियर है, अगर नीचे है तो इंफीरियर है, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो सुपीरियर अबव और इंफीरियर बिलो, इस लिहाज से आप याद रखेंगे इसको।
फिर उसके बाद एंड पे जो फीचर हमने लिखा हुआ है दैट इज प्लेसेंटेशन, और अभी मैंने बताया प्लेसेंटा इज द अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द ओवरी वॉल। तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स आपने याद रखनी है? द फर्स्ट वन इज बेसल, ऑलराइट। अब बेसल किस फॉर्म में आपको नजर आती है? जब वन कार्पल, सिर्फ एक ही कार्पल मौजूद है, और इसके लिए एक टर्म हम और लिख लेते हैं यहां पे, एपो कार्पस, ऑलराइट। या तो एक ही कार्पल है या बहुत सारे हैं और एक एक हैं, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब ये टर्म भी समझने से ताल्लुक रखती है कि बहुत सारे हैं और एक एक हैं। तो एक मुहावरा याद रखिएगा, इत्तेफाक में बरकत है। इसका मतलब क्या है कि अगर बहुत ज्यादा कार्पल्स भी हैं लेकिन एक दूसरे से अलहदा हैं तो वो एक एक ही काउंट होंगे, ऑलराइट। तो इस लिहाज से वो फ्लावर्स जिनके अंदर या तो एक ही कार्पल हो या फिर एक से ज्यादा हो लेकिन सेपरेट हो, तो उस केस में आपको बेसल प्लेसेंटेशन नजर आएगी। फिर उसके बाद दूसरी टाइप जो यहां पे याद रखेंगे आप, दैट इज एक्साइल। एक्साइल प्लेसेंटेशन कब नजर आती है? जब कार्पल्स की तादाद ज्यादा हो, ऑलराइट। और इसके लिए स्टूडेंट्स एक टर्म याद रखिएगा, सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब क्या है? फ्यूज्ड कार्पल्स, ऑलराइट। जैसे हम कहते हैं कि सिंक्रोनाइज कर लिया जाए किसी चीज के साथ, तो ये जो सिंक हो जाने वाली चीज है असल में इसका मतलब क्या है? फ्यूज हो जाना, मिल जाना या एक जैसे हो जाना, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स की आपको प्लेसेंटेशंस नजर आ सकती हैं इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ रोजेसी। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज आपने याद रखनी है दैट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ रोजेसी। तो इसको भी हम अभी डिटेल से देखते हैं, वो वाला पोर्शन जो आपने एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद रखना है। स्पेशली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। तो इन सब स्टेप्स को वन बाय वन नोट करें और फिर उसके बाद एक्सप्लेन कीजिएगा, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले तो ये याद रखें कि एक डिफरेंस आपने याद रखना है इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का, ऑलराइट। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो होती है कि जब वो अपने एनवायरनमेंट के लिए या पूरे प्लेनेट के लिए किसी ना किसी सूरत में फायदामंद है, वो उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कहलाएगी, माहौलियाती अहमियत। दूसरी तरफ क्या है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मुआशी अहमियत जो होती है, जिससे हमें ह्यूमंस को बेनिफिट पहुंच रहा हो, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और कमर्शियल इंपॉर्टेंस। अब स्टूडेंट्स यहां पे जो चीज हमने याद रखनी है वो ये है कि रोजेसी की हम अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जिस प्लांट की वजह से ये पहचानी जाती है वाली फैमिली, दैट इज रोज, ऑलराइट। इसकी बहुत सारी इकसाम डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स के साथ दुनिया में कल्टीवेट की जाती हैं, और इनकी पहचान क्या है कि इनको हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे ग्रो करवा रहे हैं, ऑलराइट। अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे ग्रो करवाने का मतलब क्या है कि तज़ीनो आराइश करने के लिए, किसी भी जगह की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए हम अपने घरों में भी गुलाब का फूल ग्रो करवा रहे हैं, हम अपने लॉन्स वगैरह में बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ पब्लिक पार्क्स में आपको बहुत ज्यादा ये फूल लगे हुए नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो है दैट इज द इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग देयर ऑर्नामेंटल फीचर। तो हम लिख लेते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑलराइट। से नंबर पे स्टूडेंट्स याद ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑलराइट। से नंबर पे स्टूडेंट्स याद रखें कि जो अभी मैंने आगाज में आपको एक बात बताई थी कि इसके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, फल पैदा करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि दूसरी अहमियत इसकी क्या है? फ्रूट प्रोडक्शन, ऑलराइट स्टूडेंट्स। फिर इन दोनों चीजों के साथ ही साथ अब सवाल यह पैदा होता है कि ये पाए कहां पे जाते हैं, किस तरह के एरियाज में आप इनको अच्छी तरह ग्रो करवा सकते हैं। तो उसके लिए एक एमसीक्यू स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, याद रखिएगा। दे आर रैंक्ड थर्ड इन प्लांट्स ऑफ टेम्परेट जोन, ऑलराइट स्टूडेंट्स।
इसका क्या मतलब है कि जमीन के ऊपर दुनिया के वो वाले एरियाज जहां पे आबोहवा मोतदल है, ऑलराइट, ना बहुत शदीद गर्मी हो ना बहुत शदीद सर्दी हो, इस तरह के एरियाज में आप इन पौधों को ग्रो कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक तो ये बात होगी। फिर उसके साथ ही साथ जो अहम बात आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, जो फर्दर आपकी बुक में डिस्कस की गई है, दैट इज अबाउट क्रेटेगस। ऑलराइट, इसको समटाइम्स हॉथॉर्न वुड भी कहा जाता है, ऑलराइट, या फिर हॉथॉर्न प्लांट भी कहा जाता है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट वॉकिंग स्टिक्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लकड़ी का भी एक अहम जरिया हो सकता है। और इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, जो हाथ में पकड़ने वाली छड़ी होती है वो बनाने के लिए इसकी लकड़ी बहुत ज्यादा पायदार और मजबूत समझी जाती है। फिर इसके साथ जो दूसरा फीचर, जो दूसरा प्लांट यहां पे डिस्कस किया गया है, दैट इज पायरस फेस्टिया। और इसकी सिग्निफिकेंस स्टूडेंट्स आमतौर पे आदत के एतबार से तो कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत ही क्लासी किस्म के टोबैको पाइप्स इसकी लकड़ी से बनाए जाते हैं, जो देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। सो इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग टोबैको पाइप्स। ऑलराइट, यहां पे सिर्फ वो खुसूसियात स्टूडेंट्स में डिस्कस कर रहा हूं जो आपकी किताब में लिखी हुई हैं, ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो चीज याद रखेंगे आप, दैट इज अबाउट द रोजा। जीनस का नाम है मोस्ट कल्टिवेटेड जीनस। ऑलराइट, और इसकी पहचान क्या है? रोज, गुलाब का फूल। अब स्टूडेंट्स, गुलाब के फूल ऑर्नामेंटल्स के तौर पे तो इस्तेमाल हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि इनकी और भी बहुत ज्यादा हमारे रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया बनाई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे अगर आप याद रखना चाहें तो दैट इज रोज ऑयल। ऑलराइट, रोज ऑयल, ये जो आपको गुलाब की खुशबू वाले जितने भी परफ्यूम्स या एयर फ्रेशनर्स नजर आते हैं उनके अंदर रोज ऑयल शामिल किया गया होता है। ऑलराइट, तो हम ये चीज हम यहां पे लिख सकते हैं, फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ जो दूसरी चीज आप याद रखेंगे, दैट इज रोज वाटर। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोज ऑयल एंड रोज वाटर। ऑलराइट, ऑयल जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में आपको नजर आएगा, लेकिन जो वाटर है ये खाली पत्तियों को या फूलों को डिस्टिल करने के बाद जो एक्सट्रैक्ट मिलता है फ्यूम्स की फॉर्म में, उसको दोबारा से कंडेंस कर लिया जाए तो वो रोज वाटर कहलाता है। और ये जो रोज वाटर है स्टूडेंट्स, असल में हम आम जिंदगी में इसको क्या कहते हैं? अर्के गुलाब। ऑलराइट, अब ये भी याद रखिएगा कि अर्के गुलाब जो है ये हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन चंद इस्तेमाल इसके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर पे तो स्टूडेंट्स जो आई की एलर्जीज वगैरह हैं या सिंपल इन्फेक्शंस वगैरह हैं, या इवन के आप साफ सुथरी रखना चाहें अपनी आंखें, तो उस सूरत में भी इसके ड्रॉप्स को आंखों में डाला जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे तो इसकी इफेक्टिवनेस यहां पे नजर आ रही है। फिर उसके साथ ही साथ स्पेशली गर्ल्स के लिए इसको आप लोग कॉटन के साथ इस्तेमाल करें अगर स्किन के ऊपर, तो ये स्किन टोनर के तौर पे या उसके साथ ही साथ क्लींजर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी मदद से ना सिर्फ स्किन साफ हो जाती है बल्कि उसके साथ ही साथ स्किन पहले से ज्यादा फ्रेश भी हो सकती है। और फिर लड़कों के लिए भी इसका एक इस्तेमाल है कि वो लड़के स्पेशली जो शेव कर रहे हैं तो वो इसको आफ्टर शेव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप अपने घरों में अर्के गुलाब को मजीद पानी के साथ मिक्स करके डाइल्यूट करके तो एयर फ्रेशनर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट फीचर इज गुलकंद। ऑलराइट, ये प्रोडक्ट है बेसिकली, और इसको अगर आसान तरीन अल्फाज में हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं दिस इज रोज पेटल जैम। गुलाब की पत्तियों और चीनी का मिक्सचर बना के कुछ अरसे के लिए इसको रखा जाता है और उसके बाद ये एक पेस्ट नुमा सी अपीयरेंस इसकी नजर आती है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बेसिकली गुलकंद जो है
ये दो मुख्तलिफ जुबानों के दो अल्फाज हैं जो मिक्स होके एक टर्म आपको बनी हुई नजर आती है। गुल फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है फूल, और कंद बेसिकली जो कंद की टर्म हम यूज करें दिस इज कंद, और इसका मतलब क्या है स्वीट, ऑलराइट, मीठा। तो ये मीठी सी एक पेस्ट बन जाती है। स्पेशली अगर आपने पान खाया हुआ है तो उसके अंदर ये पेस्ट शामिल की जाती है खुशबू वगैरह के लिए, और आपके मुंह के अंदर जो ठंडक का एहसास होता है इसको खाने के बाद वो बेसिकली गुलकंद की वजह से होता है। उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसको आमतौर पे डेली डाइट में भी शामिल किया जा सकता है खाने के लिए, और तो और गर्मियों के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट हीट। अगर इसको खाया जाए पानी के साथ मिला के तो उस सूरत में भी ये जो है गर्मी से आपको छुटकारा फराहम कर सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दीज आर सम यूजेस ऑफ रोज एंड रोज पेटल्स। फिर इसके साथ ही यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में